सुबह उससे बाहर एक ही अच्छी क्लास ली थी। तुमने मुझे ये तासुर दिया कि सफ़ी ने तुमसे ये सब कहा था, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तुमने मुझे मिसगाइड किया। मेरा मतलब वही था। वो मिनमिनाई मगर हया उसके सामने कमरे में इधर उधर टहलती सुन नहीं रही थी। तुमने झूठ बोला मुझसे। तुमने झूठ बोलना नहीं छोड़ा। अच्छा सॉरी, आइंदा नहीं करूँगी। वो बार-बार सॉरी करती हुई उसको मनाने की कोशिश कर रही थी, मगर आया हफ़ा-हफ़ा सी सामने सोफ़े पे जा बैठी। जिहान के सामने उठाई जाने वाली शर्मिंदगी का बदला किसी से तो लेना था। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? वो उठकर उसके सामने आ खड़ी हुई और डरते-डरते पूछा। हया ने अब्रू उठाकर एक सख्त निगाह उस पे डाली। नहीं, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, और अगर मैंने ये सब आयशे को बता दिया तो? इस बात पे बहारे ने अपनी सबसे मासूम शक्ल बनाई और बहुत ही नाम सहाना अंदाज में बोली, अच्छी लड़कियां शिकायत नहीं लगाया करती। हाँ, मगर अच्छी लड़कियां थप्पड़ बहुत अच्छे से लगा सकती हैं, और मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी दिन तुम मेरे हाथों बहुत पिटोगी। बाहर लपक कर उसके पीछे से आई और उसकी गर्दन में बाजू डालकर चेहरा उसी गाल से लगाया। बाहरी गुल तुमसे बहुत प्यार करती है सुलेमान। अच्छा, मक्खन मत लगाओ, मुझे अभी जाना है, फिर मैं शाम में आऊँगी। बाहर ने बाजू हटाकर हल्की से उसे देखा। और मैं उस छोटी चुड़ैल के साथ रहूँगी, फिर सारा दिन। मैं अब तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करूँगी। अपनी मसूई नाराज़गी को जारी रखते हुए वो उठ खड़ी हुई। और चलो, अब कुछ गिफ्ट्स लेने हैं, मेरी नानी और बाकी सबके लिए। मैं उस छोटी चुड़ैल के लिए कुछ नहीं लूँगी। बाहर नाक सिकुड़ते हुए एहतजाज किया, मगर हया ने रुक कर घूर कर उसे देखा, तो वो सॉरी कहती हुई साथ चल पड़ी। कल जिहान ने डिस्चार्ज होना था, सो उनको वापस कपादोकिया चले जाना था। यकीनन ये मिसेस अब्दुल्ला की फैमिली से उसकी आखिरी मुलाकात हो गई, और इन 5 माह में उनकी तरफ से दिखाए गए खलूस और मेहमान नवाज़ी का बदला वो नहीं उतार सकती थी। फिर भी सोचा कुछ तोहफ़े खरीद ले। उनके दिए गए तोहफ़े भी उसके पास थे, और तोहफ़ा तो मोहब्बत का वो निशान है जिसकी वापसी ज़रूरी होती है। नानी, मिसेस अब्दुल्ला और महर ने अपने तोहफ़े लेते हुए उससे कहा भी कि इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी, मगर वो उसकी मोहब्बत में मसरूर भी थी। उर्वा के लिए उससे कैप्टन प्लेनेट कार्टून्स की कुछ डीवीडीज़ ली थी, और उस मासूम बच्चे ने धीमी आवाज़ में शुक्रिया के साथ उन्हें वसूल किया। फिर उसे शर्मीली मुस्कान के साथ बाहर गुल को अपना गिफ्ट दिखाने की कोशिश की, मगर दलार की शहजादी नाक सुकोड़े बैठी रही, जैसे उसे उर्वा में कोई दिलचस्पी ना हो। और तब हया को समझ आया कि बहारे ने ये मूडी अंदाज किससे कॉपी किया है। जी हाँ, वो भी ऐसा ही था, और बहारे उसके हर अंदाज को अपनाने की कोशिश करती थी। दोपहर में वो जिहान की तरफ चली आई। उसके प्राइवेट रूम का दरवाज़ा वो खोलने ही लगी थी कि वो अंदर से किसी ने खोला। वो रुक गई। अंदर से एक तुर्क लड़की बाहर आ रही थी। साथ ही कमरे का मंजर नुमाया हुआ। वो लोग एक मोमर मरीज को बेड पे लेटा रहे थे। हया का सांस जैसे किसी ने रोक दिया। उसे दोबारा से रूम नंबर देखा। सिस्टर, मेरा मेरा मरीज कहाँ है? एक शनासा नर्स दिखाई दी तो वो दौड़कर उस तक गई। परेशानी, फिक्रमंदी, खौफ क्या था जो उसे इस वक्त महसूस नहीं हुआ था? वो सुबह डिस्चार्ज हो गया था। वो हक तक से नर्स को देखने लगी। मगर उसे तो कल जाना था। हाँ, मगर वो ठीक था, और 3 हफ्ते बाद तो बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन वो गया कहाँ? इस बात पे नर्स जाने उचकाती ट्रे लिए आगे बढ़ गई। दया का दिमाग साए साए कर रहा था। वो थके थके कदमों से पलटी और वापस जाने लगी। अब क्या करेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी कॉरिडोर की बस में थी कि एकदम से कुछ याद आया। वो भागकर उस रूम की चौखट तक वापस आई। दरवाज़ा अभी तक नीं हुआ था। ग्लास डोर सामने ही नजर आ रहा था, और उसके ऊपर कील से वही पेंटिंग अवेसा थी। मेरा मेरा विंड चाइम था इधर। बाहर आती उसी नर्स को उससे फिर रोका। मैं नहीं जानती, वो अपनी सारी चीज़ें ले गया है, और पता नहीं वो विंड चाइम लेकर गया भी था या उसे कहीं फेंक दिया था। जिहान सिकंदर का कुछ पता ना था। ये तो तय था कि उनको दोबारा कपादोकिया ही जाना था, और अनकरा देखने में तो उसे वैसे भी दिलचस्पी ना थी। इसीलिए वो हॉस्पिटल से निकल आई। होटल आकर सबसे पहला काम उससे इरम को फ़ोन करने का किया था। इरम, वो वीडियो वलीद को किसने दी? तमहीद के बाद उससे तेज़ी से पूछा। इरम एक सानी को खामोश हुई। जब सारे शहर में फैल सकती है तो हो सकता है उसी वेबसाइट पे उससे भी देख ली हो। यू नो वॉट इरम, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ। हमारे दरमियान एक ही वीडियो का इशू था,
और ज़ाहिर है तुम उसकी बात जहन्नुम में जाओ तुम इरम। वो संभल कर बात बढ़ाना चाह रही थी मगर हया ने टक से फ़ोन बंद कर दिया। उसे उसका जवाब मिल गया था। हमारे दरमियान एक ही वीडियो का इशू था और जाहिर सी बात है कि तुम उसी की बात वो कहना चाह रही थी मगर दूसरी जानिब से हया ने गुस्से से जहन्नुम में जाओ तुम्हें इरम कहकर फ़ोन काट दिया था। इरम ने एक लम्हे के लिए रिसीवर को देखा और फिर शाने उचकाते हुए उसे वापस क्रेडल पे डाल दिया और वहाँ रखा चाय का कप फिर से उठा लिया। यकीनन हया को मालूम हो गया था कि वो वीडियो उससे ही वलीद को दी है, लेकिन उसे अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके पास खोने को अब मज़ीद कुछ नहीं रहा था। उससे चाय का कप लबों से लगाया, गरम कड़वा सा ख़याल वहाँ जैसे अंदर तक उतरता गया। जहन्नुम में मैं जाऊँ? नहीं हया, ये तुम होगी जिसको अब इसी तरह बहुत कुछ खोना होगा जैसे मैंने खोया था, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब अपनी दवाई का मज़ा तुम भी चखो। वो दिल ही दिल में अपनी कज़न से मुखातिब थी। वो दोनों चचाज़ाद बहनें थीं, फर्स्ट कज़न्स, और बिल्कुल ऐसी थी जैसी कज़न्स होती हैं। जब माँओं के ताल्लुकात ख़राब हुए तो उनके भी हो गए, मगर जब फ़िज़ा वाक़िफ़ हुई तो दोनों फिर से एक हो गई। दोस्ती भी उनकी बहुत थी और बड़े से बड़े फैमिली कलेश के बाद भी वो फिर से एक हो जाया करती थी। कज़न्स एक बहुत प्यारा रिश्ता जो बड़ों की सियासत और मुनाफ़क़त की गर्द में बहुत मैला हो जाया करता है। पिछले 2-3 बरसों में उनकी माँओं के ताल्लुकात खुशगवार रहे थे, सो उनकी दोस्ती भी अपने उरूज पे रही। और ये उन्हीं दिनों की बात है जब दावर भाई की शादी बहुत करीब थी कि वो पहली दफ़ा वलीद से मिली। उस रोज़ दावर भाई ने उसे यूनिवर्सिटी से पिक किया था, मगर दरमियान में एक काम आन पड़ा तो वो ऑफ़िस की तरफ आ गए। अब्बा उन दिनों वैसे भी ऑफ़िस नहीं जा रहे थे। दावर भाई बिल्डिंग में चले गए और वो बाहर गाड़ी में बैठी रही। तभी कोई उसके पास आकर रुका था। वो स्मार्ट, गुड लुकिंग सा नौजवान दावर भाई की कार को पहचान गया था। इसे हैरियत पूछने रुक गया। जल्दी जल्दी सारी बात बताकर इरम ने शीशा ऊपर चढ़ा दिया। अगर जो भाई ने देख लिया कि वो लड़की से बात कर रही है तो उसकी खैर नहीं थी। वो नौजवान चला गया मगर उसी शाम में उससे उसके लैंडलाइन पे फ़ोन कर दिया। इरम की तो जान ही निकल गई। पहले तो वो घबरा गई मगर उससे बहुत शाइस्तगी से बताया कि उसका नाम वलीद है और वो उनके बिजनेस पार्टनर का बेटा है और उससे कुछ बात करना चाहता है। उसी वक्त अब्बा की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो अगर फ़ोन रखती तो वलीद दोबारा कर लेता और तब पप्पा उठा लेते कि वो अंदर आने ही वाले थे। सो जल्दी में उससे यही कहा कि वो बाद में बात करेगी और उतनी ही जल्दी में वलीद ने उसका मोबाइल नंबर पूछ लिया। इरम ने बिना सोचे समझे नंबर बताया और फ़ोन रख दिया। अब्बा जब तक अंदर आए वो अपने कमरे में जा चुकी थी। दिल अभी तक धक धक कर रहा था मगर वलीद ने फिर लैंडलाइन पे कभी फ़ोन नहीं किया। वो अब उसे मोबाइल पे फ़ोन कर लेता था। उससे बताया उसके वालिदैन उसका रिश्ता उनके घर में करना चाहते हैं। वो ये नहीं जानता था कि वो सुलेमान साहब, ज़ाहिद साहब या फुरकान साहब में से किसकी बेटी का ज़िक्र कर रहे थे। या अगर वो जानता था तब भी उसे ज़ाहिर किया कि वो नहीं जानता, लेकिन उसका ख़्याल है कि वो इरम ही थी। शुरू में वो मिक्स फीलिंग का शिकार रही मगर फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसका ज़हन खुशगुमानियाँ बुनने लगा। उसे वलीद से बात करते हुए किसी किस्म का खौफ या डर महसूस नहीं होता था। बायस होना उस लंबी सड़क की मानंद होते हैं जिन पे कोई स्पीड ब्रेकर नहीं होता। उन पे चलना शुरू करो तो बस इंसान फिर चलता ही जाता है और जब तक कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए वो रुक नहीं पाता। इरम के साथ भी यही हुआ था। वो हया के हमरा शॉपिंग पे जाने का प्लान करती तो हया को वहीं किसी शॉप में छोड़कर करीब किसी रेस्टोरेंट में आ जाती जहाँ वलीद को उससे बुलवा लिया होता था। ऐसा मौका गो के हफ्ते में एक बार ही आता मगर आज ज़रूर जाता। वलीद एक दो दफ़ा ही ऑफिस गया था फिर नहीं गया। उसकी फुरकान साहब से कोई मुलाकात ना थी। आजकल ज़रा फारिग था और बाकायदा काम शुरू करने में अभी वक्त था, सो वो उसके लिए ढेरों वक्त निकाल लिया करता था। सब ठीक जा रहा था मगर फिर दावर भाई की मंगनी वाले दिन उसने अम्मा की ज़ुबानी सुना कि उमर लगारी अपने बेटे वलीद लगारी का रिश्ता हया के लिए मांगना चाह रहे हैं और इरम को लगा वो मिट्टी का ढेर बनकर ढह गई है। उसके बाद ज़िंदगी अजीब सी हो गई। वो उसकी पहली मोहब्बत था और वो उसे किसी और का होते नहीं देख सकती थी। वो उसको हया से जितना बर्दाश्त कर सकती थी उससे किया। उसके निकाह के बारे में बताया और बज़ाहिर तो वलीद यही कहता कि वो हया में इंटरेस्टेड नहीं है। और फिर उसके निकाह का जब उसके वालिद को इल्म हुआ तो रिश्ते वाला मामला असूद दब गया। मगर इरम महसूस करती थी कि वो हया के बारे में सवालात बहुत करता था। वो क्या कर रही है, किधर है,
उसकी पसंद नापसंद, उसकी कोई कमज़ोरी, वो सब इतने नामहसूस अंदाज से पूछा करता था कि वो बता देती, मगर फिर बाद में उलझ भी जाती। वो वलीद से कहती रहती कि वो उसके लिए रिश्ता भेजे और वो बस चंद दिन और कहकर टाल दिया करता, मगर उसका अंदाज़ बताता था कि वो इरम से ज़्यादा इरम में दिलचस्पी रखता है। वो इसी में खुश थी। सबसे बड़ी बात जो वलीद से शादी करने में थी, वो ये थी कि उसको इस स्कार्फ से निजात मिल जाएगी, वो अपनी मर्ज़ी का पहन ओढ़ सकेगी, उसे अब्बा का खौफ नहीं होगा। आज़ादी एक नेमत थी जो उस जबरी पर्दे के बायस उसके तसरिस में नहीं थी। मगर फिर एक रात सब कुछ उलट गया। वो अपने कमरे में कुर्सी पे बैठी आधी रात के बाद तक वलीद से फ़ोन पे बात कर रही थी। कमरा लॉक करना वो भूल गई थी, या फिर अब मामूल से ये काम कर कर ये उसका खौफ ख़त्म हो गया था। ये खौफ वापस तब आया जब उससे अब्बा को चौखट में खड़े देखा। घबरा कर एकदम खड़े होते हुए इरम ने जल्दी से फ़ोन बंद किया, मगर वो देख चुके थे। इस टाइम किससे बात कर रही हो? वो सख्त तेवरों के साथ उसकी तरफ आए और उसके हाथ से मोबाइल तकरीबन छीना। वो कपकपाते दिल के साथ बामुश्किल खड़ी उनको कॉल लॉक खोलते देख रही थी। उससे वलीद का नंबर हया के नाम के साथ महफूज कर रखा था। उसकी वो तमाम क्लास फेलोज़ जो छुपे दोस्त रखती थीं, वो अपने उन दोस्तों का नाम लड़कियों के नाम से महफूज करती थीं। साद का नाम रख दिया सादिया, या फाइज़ का नाम रख दिया फ़िज़ा। हया से इस वक्त क्या काम था? उन्होंने नंबर देखा, फिर कड़ी निगाहों से उसे देखते हुए पूछा, टाइम का फ़र्क है, उनकी इतनी रात नहीं हुई। ये हया का नंबर तो नहीं है, ये तो पाकिस्तान का नंबर है। वो नंबर चेक करते हुए बोले थे, रोमिंग पे है उसका फ़ोन अब्बा, ये उसका दूसरा नंबर है। वो थूक निकलते हुए बामुश्किल कह पाई थी। उसी वक्त मोबाइल बजने लगा। हयात सुलेमान कॉलिंग। वलीद उससे कॉल बैक कर रहा था। कभी ऐसी सूरत हाल पेश जो नहीं आई थी, सो वो समझ ना सका कि इरम ने कॉल एकदम क्यों काटी। उस लम्हे उससे बहुत दुआ की कि अब्बा कॉल ना उठाएं, या वलीद आगे से कुछ ना बोले, मगर अब्बा ने कॉल उठाई, मगर कुछ बोले नहीं। वो अब्बा से चंद फिट दूरी खड़ी थी, मगर उसे वलीद का हेलो हेलो सुनाई दिया था। कौन बोल रहा है? वो दुरुस्ती से बोले। दूसरे जानिब चंद लम्हे की खामोशी छाई रही, फिर कॉल काट दी गई। अब्बा ने शोला बार निगाहों से उसे देखते हुए दोबारा कॉल मिलाई, मगर उसका फ़ोन बंद जा रहा था। ये कोई लड़का था और तुम कह रही हो कि ये हया का नंबर है? वो उस पे गुर्राए थे। साइमा बेगम की आवाज़ सुनकर इधर आ गई थी। इरम मिनमिना रही थी, मगर अब्बा उसकी नहीं सुन रहे थे। अगर हया के साथ इस वक्त कोई लड़का था, तो इसमें इरम का क्या कसूर है? अम्मा ने बात को नया रुख देने की कोशिश की, जिसमें लम्हे भर को अब्बा शुबे में पड़े। हो सकता है हया सबीन के घर हो, सबीन के बेटे ने फ़ोन उठा लिया हो। लाए मुझे फ़ोन दे, मैं पूछती हूँ हया से। मगर अब्बा ने अम्मा को फ़ोन नहीं दिया। उन्होंने खुद अपने फ़ोन से हया को कॉल मिलाई। किसी सूखे पत्ते की तरह लरजते इरम ने शिद्दत से दुआ की कि हया फ़ोन ना उठाए, या फिर उसे बचा ले। पहले तो उससे वाकई फ़ोन नहीं उठाया, मगर दूसरी बार मिलाने पे उठा लिया। अब्बा उसी तरह गुस्से में भरे खड़े उससे पूछने लगे, और हया ने उसकी इज्जत नहीं रखी, उसे साफ साफ इनकार कर दिया। फ़ोन रखते ही अब्बा ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पे मारा था। थप्पड़ से ज़्यादा तकलीफ थे वो अल्फाज से जो उन्होंने उसे और उसकी तरबियत को कहे थे। वो अपनी इज्जत और मुकाम अब्बा की नज़र से खो चुकी थी, और ये सब सिर्फ और सिर्फ हया की वजह से हुआ था। क्या था अगर वो झूठ बोल देती? क्या था जो अगर वो उसे बचा लेती? मगर नहीं, उससे दोस्ती रिश्ते किसी चीज़ का पास नहीं किया। अम्मा थी जो अब्बा के सामने उसका दफा करने की कोशिश करती रही, मगर उनके जाते ही वो भी फट पड़ी कि अपनी औलाद को सब बहुत अच्छे से जानते होते हैं। ज़िंदगी उसके बाद बहुत तंग हो गई थी। उसका इंटरनेट और मोबाइल बंद हो गया। दोस्तों के घर जाने या कहीं बाहर जाने पे पाबंदी लग गई। उठते बैठते अब्बा की नाराज़ी, बेइतबारी सहना, सब बहुत तकलीफ देता। और फिर वलीद से दूरी। उससे बस एक दफ़ा लैंडलाइन से वलीद की लैंडलाइन पे फ़ोन करके उसे सूरत हाल बता दी थी। फिर दोबारा बात नहीं हो सकी। वलीद ने वो नंबर ही बदल लिया था। अब उसके पास सिर्फ उसका ऑफिशियल नंबर था, जो अब्बा के पास भी था। वो अब किसी के मोबाइल या लैंडलाइन से उसे कॉल नहीं कर सकती थी, कि सबके मोबाइल्स पोस्टपेड थे, और अब्बा सारे बिल एक दफ़ा ज़रूर देखते थे। अलबत्ता जब हया अपनी दोस्त की डेथ पे आई तो कुछ सोच कर उससे हया से ताल्लुकात बहाल कर लिए। वह हया के मोबाइल से वलीद से बात करेगी तो हया फंसेगी, वो नहीं। मगर जब हया सबके सामने अपना मोबाइल वापस लेने आई, और उसके जाने के बाद अब्बा की तफ्तीश और डांट को सहना, उस सब ने उसे मज़ीद ढीठ बना दिया।
हया के जून में वापस आ जाने के बाद उससे जब मौका मिलता वो हया का फ़ोन इस्तेमाल कर लेती। बहुत सी दफ़ा तो हया को मालूम भी ना पड़ता था। जैसे सिकंदर अंकल की डेथ और सुलेमान चचा की बीमारी वाले दिनों में हया इतनी मसरूफ़ और परेशान थी कि उसे पता भी ना चलता, और उसका फ़ोन वो इस्तेमाल करके वापस उसी जगह पे रख भी दिया करती थी। फिर भी कभी-कभी उसे लगता वलीद उससे बोर हो गया है। शायद वजह उसकी मंगनी थी, ज़बरदस्ती की मंगनी, जो अब्बा ने फ़ौरन से करवा दी थी। उनको क्या लगता था वो किसी के साथ भाग जाएगी। हुँ, वो भागने वालों में से नहीं थी। अगर वलीद उसका साथ देता तो उसके लिए वो अब्बा और भाइयों के सामने डट कर खड़ी हो जाती। मगर वलीद साथ देता तब ना। फिर भी वो उससे बात करना तर्क नहीं कर सकी थी। और पता नहीं वो कौन-सा कमज़ोर लम्हा था जब उससे बातों-बातों में वलीद को उस वीडियो के बारे में बता दिया था। तब तक वीडियो हट चुकी थी, सो वलीद उसको देख ना पाया। मगर हाँ, वो जानती थी कि वीडियो हया ने हटवाई थी। और ये भी कि हया मेजर अहमद से मिलने गई थी। हया का ख़्याल था किसी को नहीं पता, मगर उसे पता था। उसने अपने कमरे की खिड़की से हया को उस ग्राउंड की तरफ जाते देखा था, जहाँ से एक कार ने उसे पिक किया। और फिर उसी दिन वीडियो हट गई। वो जानती थी कि मेजर अहमद ने हया से रिपोर्ट करने के लिए आने को कहा था। सारी बात उसके सामने ही तो हुई थी। कड़ी से कड़ी मिलाकर उसे सारी कहानी समझ आ गई थी। कभी न कभी वो ये बात हया के खिलाफ ज़रूर इस्तेमाल करेगी, और शायद इसीलिए उसने वलीद को इस बारे में बताया था। वलीद ने बहुत दफ़ा वो वीडियो मांगना चाही, मगर वो कैसे दे सकती थी। मगर वो दिन जब अब्बा का एक्सीडेंट हुआ, उससे पिछले ही दिन उसे सोनिया के कमरे से नेट इस्तेमाल करके वलीद से बात की थी। और वो बासित था कि रम वो वीडियो उसे दे दे, ताकि वो उसे हया के खिलाफ इस्तेमाल करके इस ज़बरदस्ती शादी और अब्बा की नज़रों से गिराए जाने का बदला ले सके। चाहे तो अपना पार्ट एडिट कर दे। इस ख़्याल पे वो एकदम चौंकी। हाँ, ये हो सकता था। वो अपना पार्ट एडिट कर सकती थी। उसको ये काम आते थे। अपनी तस्वीर या वीडियो वलीद को देने का रिस्क भी नहीं ले सकती थी। रेस्टोरेंट्स और दीगर जगहों पर उसने अपने कैमरे से अपनी और वलीद की ढेरों तस्वीर उतारी थी, मगर उसको कभी उतारने ना दी। ना ही वो तस्वीर उसको कभी भेजी। वो तस्वीर उसके लैपटॉप में एक पासवर्ड लॉक फ़ोल्डर में महफूज़ थी। अब भी उससे खुद को निकाल लिया। वीडियो सिर्फ़ हया की रह गई। इरम उसमें से गायब हो गई। और वो वीडियो वलीद को मेल करने के बाद उसे हया के ड्राइवर के फ़ोन से उसे कॉल करके बता भी दिया। उस रात अब्बा को ज़ख्मी हालत में हया और फ़ारूक घर लाए थे। हया इस सारे किस्से का इल्ज़ाम वलीद के सर रख रही थी, मगर उसे यकीन नहीं आ रहा था वलीद ऐसा कैसे? नहीं, हरगिज़ सही, बहुत मुश्किल से। 2 रोज़ बाद उसे हया का फ़ोन इस्तेमाल करने का मौका मिला, और उससे वलीद की ठीक-ठाक क्लास लेनी चाहिए, मगर वो कह रहा था उससे कुछ नहीं किया। उसकी गाड़ी तो साथ से गुज़री थी, जबकि फुरकान असगर को चोट गिरने के बायस आई थी। शायद वो चकरा कर गिरे थे। हया ख़वाह मामले को घसीट रही है। इरम ने यकीन कर लिया। उसके पास यकीन करने के सिवा कोई चॉइस नहीं थी। और आज हया उसको फ़ोन करके ये बताना चाह रही थी कि वो सब जान गई है उसकी वजह से। अब खुद भुगते सब। उस वक्त हया ने उसका साथ नहीं दिया था, सो आज इरम भी उसके साथ खड़ी नहीं होगी, ये तय था। उससे चाय का आखिरी खून भरा, पूरा माँ अभी तक कड़वा और गर्म था, अंदर तक जला देने वाला। और फिर जलने से ज़्यादा रुस्वा कुन अज़ाब कौन सा हो सकता है। कपादोकिया का पुरस्कार हुस्न वैसा ही था, मगर एक दफ़ा फिर उसमें उदासियाँ घुल चुकी थीं। आशियाना के मकीनों ने उनका इस्तकबाल उसी गर्मजोशी और मोहब्बत से किया जो उनका हादसा था, मगर उसका दिल उदास था। वो उसे कुछ भी बताए बगैर चला गया था। बार-बार वहमें सता रहे थे, इस तरह बेचैनी और फ़िक्रमंदी। दुनिया बस इन 3 जज़्बों तक महदूद होकर रह गई थी। वो 2 दिन किस कर्ब में गुज़रे, कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता था। रात में वो उसी सोफ़े पे जिसके हक़ में खिड़की खुलती थी, बैठकर उसी तरह रोने लगी, मगर कोई नहीं आया जो उसको कहता कि वो फिर से उसके लिए आ गया है। बहारें नीचे पन्नार के साथ थीं, वो सामने होती तो आया यूँ ना रोती, मगर अकेले में और बात होती है। बहारी के आने के बाद भी वो उसी तरह बैठी रही, और जब बैठे-बैठे थक गई तो वहीं सो गई। शायद कि कोई उसे उठाए, कोई उसके सामने मेज़ पे आ बैठे और होले से उसका शाना छूकर उसे आवाज़ से। मगर ख्वाब हर दफ़ा पूरे नहीं होते। सुबह उसकी आँख किसी शनासा आवाज़ से खुली थी। वो आवाज़ बहुत देर तक उसकी समात में गूंजती रही थी, यहाँ तक कि वो एकदम चौंक कर उठ बैठी।
ये आवाज़ इतनी मानूस मगर नहीं, ये तो। वो तेज़ी से उठकर सोफ़े के पीछे आई और खिड़की के सामने से पर्दा हटाया। खिड़की के बाहर किसी हुक से उसका विंड चाइम लटक रहा था। दूर का पतोगिया के उफ़क़ में तवील होते सूरज की किरणों से उसकी क्रिस्टल की किरचियाँ सुनहरी पड़ रही थीं, जैसे सोने के पतंगे झूल रहे हों। स्टील कांच और लकड़ी के टकराने की आवाज़, मानूस आवाज़। उसकी आंखें भीग गई थीं। बेख्तियार उससे लबों पे दोनों हाथ रखकर जज्बात को काबू करना चाहा, मगर आंसू फिर से टूट टूट कर गिरने लगे थे। वो आ गया था, वो कप्पादोकिया वापस आ गया था और इस तरह से उसको अपनी हैरियत बता रहा था। वो अब उसकी ज़ुबान समझने लगी थी। दफातन उसे महसूस हुआ विंड चाइम की एक लड़ी के साथ कोई कागज़ सा बंधा है। उसने खिड़की का पट खोला और हाथ बढ़ाकर वो कागज़ उतारा। वो एक टूर गाइड के किसी टूर का मालूमाती पर्चा था। उस पे जिहान ने खुद से कुछ नहीं लिखा था, मगर वो समझ गई थी उसे क्या करना है। उसे कल सुबह उस टूर को लेना है, क्योंकि वहीं वो जिहान से मिल सकेगी। हया ने एक नज़र फिर उस पर्चे पे बनी तस्वीर पे डाली और बेख्तियार एक उदास मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। डीजे और उसका सबसे बड़ा ख्वाब, सबसे बड़ी एक्साइटमेंट, हॉट एयर बलून। अगली सुबह भी सूरज नहीं निकला था और फजर कप्पादोकिया के मैदानों पे कतरा कतरा उतर रही थी। हया ने खिड़की का पर्दा जरा सा सिका कर देखा। कप्पादोकिया के पहाड़ अभी तक जामनी अंधेरे में डूबे थे। उहुद भी अभी अभी नमाज पढ़कर हटी थी। पर्दा बराबर करके उससे वॉल क्लॉक पे एक नज़र डाली। सुबह के 3:30। बाहर एक ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी मुंदी मुंदी आंखों से खुद को आईने में देखती बाल ब्रश कर रही थी। हया अपने अजरक वाली कमीज पे अबाया पहन चुकी थी और अब स्याह स्कार्फ चेहरे की लपेट रही थी। हया, क्या वो मुझे डांटेगा? ब्रश सिंगार मेज पे रखते हुए बाहर इन तशवीश से पूछा। नहीं, मैं हूं ना, वो कुछ नहीं कहेगा। बाहर ने सर हिलाकर अपने गुलाबी पर्स से बैंड निकाला और बाल पोनी की तरह समेटे। फिर बैंड लगाने से कल मुड़कर हया को देखा। अगर मैं बाल ना बांधूं तो क्या तुम आयशी को बताओगी? हो सकता है बता दूं। वैसे अगर तुम्हें बाल खोलने ही हैं तो खोलकर उनके ऊपर स्कार्फ ले लो ना। इस मशवरे पे बाहर नापसंदीदी से नाक सुकेड़ी और इससे तो पोनी बेहतर है वाली नजरों से हया को देखते हुए बालों को पोनी में जकड़ लिया। आबला, वैन आ गई है। फाते ने बाहर से आवाज़ लगाई। हालांकि वो उससे बहुत बड़ी नहीं थी, फिर भी वो उसे आबला कहता था। तुर्क आपा को आबला और भाई को आबी बोलते हैं। हम तैयार हैं। वो जल्दी जल्दी निकाब पिनअप करती बहारी का हाथ थामे बाहर निकल आई। आशियाना के बाहर उनको टूर कंपनी की वैन लेने आई थी, जिससे उन्हें हॉट एयर बलून की साइट पे पहुंचाना था। सारे इंतजामात मौलूद पे ने करवाए थे। यूं उनको डिस्काउंट भी मिल गया था। हॉट एयर बलून फजर के वक्त उड़का करते थे। 1.5 घंटे की फ्लाइट थी, यानी कपाडोकिया के ऊपर उड़कर वो सारा इतना देखकर वापस उतर जाना था। वैन ने उन्हें ब्लून साइड पे उतारा तो फजर अभी ताज़ा थी। वो एक हाईवे थी और उसके दोनों अतराफ खुला साफ इलाका, जैसे पाकिस्तान में मोटरवे और उसके आसपास की जगह होती है। सड़क पे उनकी वैन के साथ कतार में 20 वैनें खड़ी थीं। बहुत से स्याह इधर उधर जा रहे थे। वो भी बहारी का हाथ थामे सड़क से उतरकर बाईं तरफ के खुले मैदान में आ गई। वहाँ एक गिटार में हॉट एयर बलून जमीन पे रखे थे, यूं कि उनकी टोकरियां सीधी रखी थीं, जबकि टोकरी से नत्थी गुब्बारा बच्चों के प्लास्टिक के नन्हे से बगैर हवा के गुब्बारे की मानिंद एक तरफ ढलका हुआ जमीन पे सजदा शेर पड़ा था। बड़े बड़े गुब्बारे और बड़ी बड़ी टोकरियां। अब हमने क्या करना है आया? बहारी का सवालनामा शुरू हो चुका था। मुझे क्या पता, मैं तो खुद पहली दफ़ा हॉट एयर बलून में बैठने लगी हूँ। ओह! मैं भी पहली दफ़ा बैठूँगी। बाहर जगी। अया ने चौंक कर उसे देखा। बख्तियार उसे अपनी और डीजे की पहली फ़्लाइट याद आई थी। फ़्लाइट की उड़ने में वक्त कम रह गया था। वो दोनों गाइड के कहने के मुताबिक अपनी टोकरी में जा बैठी। ये 5 से 7 अफराद की टोकरी थी। अगर खुद अरेंज करती तो 20 अफराद की टोकरी में जगह मिलती, मगर मौलूद पे की वजह से खुले खुले सफ़र करने की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। टोकरी के ऊपर एक आड़-नुमा छत थी, जिसके ऊपर आग जलाने का इंतज़ाम था। जब आग जलती तो हवा गर्म गुब्बारे में भरती और उससे ऊपर उठा देती। तिल वक्त उनका नीला और सर्द गुब्बारा ज़मीन पे बेजान सा ढलका पड़ा था। वो देखो,
तभी बहारी ने उसी कोनी हिलाई। हया ने बेख्तियार उस तरफ देखा जहाँ वो इशारा कर रही थी। दूर से आहों के दरमियान वो चलता आ रहा था। सर पे पी कैप, आंखों पे स्याह ग्लासेस, जरा सी बड़ी शेव, सफ़ेद पूरे आस्तीन की टी शर्ट को कोहनियों तक मोड़े, नीली जीन्स की जेबों में हाथ डाले वो सर झुकाए कदम उठा रहा था। बैग कंधे पे था और माथे पे पट्टी नजर नहीं आ रही थी। हफ्ता तो हो गया था उसके ऑपरेशन को, अब तक उसकी पट्टी खुल ही जानी चाहिए थी। वो उनके साथ आकर टोकरी में बैठा और आया को लगा खूबसूरत घोड़ों की सरजमीन को उसकी सारी रोकनाई वापस मिल गई है। कैसे हूँ? वो जिहान की तरह सामने सीधी दिखती बहुत आहिस्ता से हो रही थी। बहारें उनके मुकाबले ही सर झुकाए बैठी थी। बाकी के दो सियाबी अभी टोकरी में चढ़ रहे थे। ठीक हूँ। वो सामने देखते हुए सेरेलब बोला, आखिरी दफा सच कब बोला था? अभी 10 सेकंड पहले, जब मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ। आया ने जरा सी गर्दन मुड़कर उसे देखा। वो उसी तरह सामने देखता रहा। उसकी आंख के करीब इंसिजन का निशान ग्लासेस की साइड से साफ नजर आ रहा था। उस निशान के सिवा पहले से वो बेहतर लग रहा था। क्या हमें ये जाहिर करना होगा कि हम तुम्हें नहीं जानते? वो दोबारा चेहरा सीधा किए उसी तरह मध्यम आवाज से बोली थी। जब तक बलून ऊपर नहीं चला जाता तब तक। हाँ। पायलट अब बलून के उड़ने का ऐलान कर रहा था। टोकरी अतराफ और छत से खुली थी, सिवाय उस छज्जे के जिसके ऊपर आग जलाई जा रही थी। जैसे जैसे शोले बढ़ते गए, आग हवा उस फुस हुए गुब्बारे तक पहुंच जाने लगी। जमीन से ऊंधे मुंह गिरा गुब्बारा होले होले फड़फड़ाने लगा। क्या मैं पूछ सकती हूँ, उस दिन तुम बगैर बताए हॉस्पिटल से क्यों चले गए? नहीं। वो इतनी कतियत से बोला कि वो बिल्कुल चुप हो गई। गर्म हवा अब ढलके हुए गुब्बारे को उठाने की सही कर रही थी। जैसे जैसे हवा का जोर बढ़ता गया, गुब्बारा जरा फूलकर सीधा होने लगा। गर्म हवा टोकरी के अंदर बैठे स्यामों को नहीं छू रही थी। उनके लिए तो फजर की ताज़ा ठंडी हवा हर सूद चल रही थी। उन गुजरे 2 दिनों में जब वो उसके साथ नहीं थी, उसे बहुत सी बातों का ख्याल आया था जो वो अस्पताल में नहीं पूछ सकी थी। मालूम नहीं ये सवालात उस वक्त क्यों याद आते हैं जब मसवाल हमारे साथ नहीं होता। एक बात पूछूं? चंद लम्हे गुजरे तो उससे फिर से सिलसिला कलाम जोड़ा। बाहर अब सर झुकाए अपनी गुलाबी पर्स से कुछ तलाश कर रही थी। हम्म। गुब्बारा अब हवा से फूलकर एन उनके सरों पे टोकरी के ऊपर बिल्कुल सीधा आसमान की जानिब रुख किए खड़ा हो चुका था। ऐलान करने वाला अब उनको सफ़र की मज़ीद तफसीलात समझा रहा था जिसमें उसे कोई दिलचस्पी ना थी। तुमने रोहेल से पैसे क्यों मंगवाए थे? अब तक वही उसे वसाहतें देती आई थी, लेकिन आज जिहान की बारी थी। कुछ अकाउंट्स का मसला था, निकलवा नहीं सकता था, सो रोहिल से ले लिए, फिर वापस भी भिजवा दिए थे। एक और बात भी बताऊं, क्या तुम्हें वाकई मेरा निकाब करना बुरा लगता है? मैंने कब कहा बुरा लगता है? वो दोनों धीमी आवाज से बातें कर रहे थे। गुब्बारा गर्म हुआ से भर चुका था, इतना ज्यादा कि वो जोर लगाकर अब टोकरी को हवा में उड़ाने लगा था। जैसे ही टोकरी ऊपर उठी, अंदर बैठे स्याहों में शोर सा मचा, जोश, खुशी, चहक। मगर बहारे गुल उसी तरह अपने पर्स से कोई ऐसी शय तलाश रही थी जो वो ढूंढना ही नहीं चाहती थी। मैंने तो यूं ही एक बात पूछी थी। अगर मुझे पता होता कि रम सुन रही है तो मैं ऐसा कभी ना करता। और तुमने मुझे बर्गर किंग में इसलिए बुलाया था ताकि मैं तुम्हें पाशा भी के साथ देख लूं। हाँ, मगर मैं चाहता था कि तुम मेरा मसला समझो, ना कि मुझे बुरा समझो। मगर तुम किसी को जहन्नुम में भेजते हुए कहाँ किसी की सुनती हो? वो सनग्लासेस उतारकर सामने शर्ट की गिरबान पे टिकाते हुए बोला था। दया ने हल्की से सर झटका। बस एक बात पकड़ ली थी उससे और अब सारी जिंदगी उसे दोहराता रहेगा। टोकरी अब हवा में 4-5 फीट ऊपर जा चुकी थी। पायलट अपने प्रोग्राम के मुताबिक अभी कम ऊंचाई पे फिजा में बलून गोया तैरा रहा था। फिर काफी देर बाद उसे आहिस्ता आहिस्ता बलून ऊपर उठाना था। बहारे गुल। वो अब सर लहजे में पुकारता उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। बहारी ने सर उठाया, फिर थूक निकला। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैंने क्या किया? वो मुंह बसोरी बोली थी। तुम हया के साथ क्यों आई हो? आया और मैं कपादोकिया देखने आए हैं। हमें तो पता भी नहीं था कि तुम भी इधर हो। क्या तुम हमारे लिए इधर आए हो? कहकर उसने ताईदी निगाहों से हया को देखा, जिस जज्बात में सर हिलाया। सुबह ही उसे ये बयान बहारे को उठवाया था। तुम हमेशा मेरे लिए मसले खड़े करती हो। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी बहन कितनी परेशान है। बर्मी से उसे झड़कता वो अब जिहान ने अब्दुल रहमान लग रहा था, या फिर शायद तुर्की में पहले
दिनों का जिहान, अगर तुमने मुझे डांटा तो मैं टोकरी से नीचे कूद जाऊंगी। वो नाराज़ी से एकदम बोली तो हया का गोया सांस रुक गया। बाहर उसे उसे मना करना चाहा मगर ये तो बहुत अच्छा होगा। शाबाश, कूदो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो टेक लगा कर बैठा और कलाई पे बंधी घड़ी देखी। बाहर हफा हफा से खड़ी हुई और टोकरी की मुंडेर पे दोनों हाथ रखकर नीचे झांका, फिर मुड़कर उन दोनों को देखा। जिहान, मत करो। उसका दिल कांप उठा था। उठने लगी मगर जिहान ने हाथ उठाकर उसे रोका। तुम दरमियान में मत बोलो। हाँ तो बाहर है हानम, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जल्दी करो, मेरा वक्त ज़ाया ना करो। उनकी तरफ दूसरे से कदम मतवज्जा ना थे। वो अपनी तस्वीर में मशगूल थे। बाहर मंडेर पे हाथ रखे रखे झुकी जमीन को देखा जो 6-7 फीट दूर थी और फिर एकदम दब से आकर वापस बैठ गई। आयशी कुल कहती है खुदकुशी हराम होती है। मुंह फुलाए वो हफीज से बोली थी। हया की अटकी सांस पे तैयार बहाल हुई। ये छोटी बिल्ली भी ना। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। जिहान ने सर झटका और फिर गर्दन फेर कर टोकरी से बाहर देखने लगा। ताहती निगाह कपा हो गया कि चांद सी सरजमीन दिखाई दे रही थी। पहाड़, आगे मैदान, अजीबोगरीब साख्त के नमूने जिनका बयान अल्फाज में नामुमकिन था। वो पारा अब दरख्तों के एक कितार के साथ फिजा में तैर रहा था। दरख्तों के सर और टोकरी की मंडेर बराबर से दापित थे। वो खुबानी के दरख्त थे। फूलों की बहुत से लदी शाखें और पक्की खुबानी की रसीली महक। क्या हम ये तोड़ सकते हैं? छोटी बिल्ली को अपनी सारी नाराजगी भूल गई। नहीं, हया ने कतियत से नफी में सर हिलाया। हाँ। जिहान कहते हुए खड़ा हुआ और मंडेर पे झुककर करीब से गुजरते दरख्त की एक टहनी को हाथ बढ़ाकर पकड़ा। ये मेहमान नवाजी की दरख्त है और इधर बैलून इसलिए उड़ाया जा रहा है ताकि तुम इनको तोड़ सको। हैरान से हया को वसाहत देते हुए उससे एक खुबानी खींच कर तोड़ी। फल शाख से अलग हुआ तो शाख फिजा में झूल कर रह गई। बलून आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह हवा में तैरता रहा। दुनिया जैसे ट्रांसफॉर्म होकर हैरी पॉटर की किताबों में जा पहुंची थी। तुम खाओगी? उससे पूछा मगर इनकार सुनकर फल बहारे को थमा दिया। उससे अपने पर्स से पहले रुमाल निकाला। उससे खुबानी अच्छे से रगड़ कर साफ की, फिर खाने लगी। आयशे गुल की बहन, तुम्हें किससे बताया रोहेल की वलीमे को? उसे अचानक याद आया। अंधेरीन क्यों के जेर जमीन शहर में जिहान ने जिक्र किया था। जब तुम मुझसे फ़ोन पे बात कर रही थी तो मैं वहीं था। मेरा ख्याल है वो वापस आ चुका है अपनी बीवी को लेकर। कहने के साथ उससे अबरूसा वाले अंदाज से उठाई। बयान उसे देखते हुए इस बात में सर हिलाया। उसकी आंख के करीब लगा निशान देखकर ही तकलीफ होती थी। हम रोहेल की वलीमे तक वापस पहुंच जाएंगे ना जिहान? हाँ श्योर, बस 2 दिन मज़ीद लगेंगे। कब पता होगी हमें, फिर मुझे यहाँ से जाना है। गुब्बारा अपने पंजों में टोकरी को उठाए अब ऊपर उठाता जा रहा था। दूर सुबह की सफ़ेदी आसमान पे पिघलने लगी थी। दरख्त नीचे रह गए थे। फिर कहाँ जाओगे? यहाँ से अनकरा, वहाँ एक काम है। फिर वहाँ से एक छोटा सा गांव है तुर्की के बॉर्डर पे, उधर जाता है। फिर उधर से शाम। तो अनकरा से डायरेक्ट शाम चले जाओ। अनकरा और शाम का बॉर्डर नहीं मिलता है या? बॉर्डर से क्यों जाओगे? एयरपोर्ट से चले जाओ। अपनी दही उससे अच्छा हासा मशवरा दिया था। जिहान ने गर्दन मुड़कर एक अफसोस करती निगाह से उसे देखा। मादाम एयरपोर्ट पे पासपोर्ट दिखाना होता है और मैं इधर इलीगल हूँ। बॉर्डर क्रॉस करके आया था, रात में ऐसे ही वापस जाऊंगा। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी से जहर दौड़ गई। तुम तुम इल्लीगल, गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके जाओगे? उसे दबी आवाज से दोहराया। वो दोनों अपनी जुबान में बहुत आहिस्ता आवाज से बातें कर रहे थे। मुझे कानून की पासदारी पे कोई लेक्चर मत देना। मुझे इसी तरह वापस जाना है। वैसे भी शाम के लिए तुर्कियों को वीज़ा दरकार नहीं होता, मगर पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। फिर कब जाना है? अभी नहीं, कल बताऊंगा। दूर नीचे जमीन बहुत छोटी नजर आ रही थी। वो अब फेरी चिमनीज के ऊपर उड़ रहे थे। फेरी चिमनी अब बड़ी बजलारी एक कुदरती साख थी जो लावा सूखने के बाद उससे जमीन पे छोड़ गया था। काफी फांसे पे ऊंचे ऊंचे सतून से खड़े थे जिनके सरों पे टोपियां थीं, बिल्कुल जैसे मशरूम होते हैं। बस उन खम्भियों की डंडियां बहुत ऊंची थीं। मतलब बॉर्डर तक हम साथ जाएंगे? हया, हम अनकरा तक साथ गए, ये बहुत है। तुम अब उधर आकर क्या करोगी? वो जैसे उकताया था। हमारी बात तुर्की की हुई थी। डील डील होती है।
बस हम बॉर्डर तक साथ हैं। वैसे तुम सिर्फ कपाडोकिया देखने आई थी, नहीं? उसके अंदाज पे हया का दिल जहाँ जोर से कहे कि नहीं हरगिज सही, मगर अना अना हर दफ़ा आड़े आ जाती थी। हाँ, और अब तुम्हारी वजह से मैं ज़्यादा दिन कपाडोकिया में नहीं रह पाऊंगी, इसलिए इसको मेरा एहसान किरदार ना। वो बेनियाजे से शान उचका कर बोली। हाँ, मैंने यकीन कर लिया। वैसे अब इस जगह को देखकर बताओ, दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर कौन सा है? इस्लामाबाद, ऑफ कोर्स, वो मुस्कुरा कर बोली। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? बाहरी यकीनन उनसे बोर होकर बनार को मिस करने लगी थी। इंसान का असल से अब तक का मसला, अपनी तारीफ करने वाले उसे हमेशा अच्छे लगते हैं। मैं आता हूँ तुम्हारे पास। फिर वो हया की तरफ मुड़ा। इसे कुछ भी मत बताना, गलती से भी नहीं। फिक्र ना करो, मुझे राज रखने आते हैं। जिहान ने एक नज़र उसको देखते हुए तायदी अंदाज में सर हिला दिया। वो एक नज़र बहुत अपनी अपनी सी थी, जैसे वो दोनों शरीके राज से अपने थे। राजों की अपनायत उसे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें लगता है मैं बहुत अक्का मकल हूँ, वो उसी खुशगवार मूड में कहने लगी। और तुम्हें यही लगता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं समझ सकती, मगर यू नो वट जिहान, असल में तुम नहीं मानना चाहते कि तुम्हारी बीवी तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हो सकती है। रूहानी में तुम्हारी बीवी कब उसके लबों से निकला उसे पता भी नहीं चला। जिहान इस सारे मामले में पहली दफ़ा मुस्कुराया। मेरी बीवी जितनी भी स्मार्ट हो, मुझसे 2 कदम हमेशा पीछे रहेगी। वैसे आपका पौं कैसा है? मेरे पाँव को क्या हुआ, बिल्कुल ठीक तो है, उससे शाने उचका कर कहा। उसका मुंह उतना ही दर्द करता था जितना पहले दिन किया था, मगर वो जाहिर होने थे ये नहीं हो सकता था। जिहान ने मुस्कुरा कर सर झटका, उठकर बाहरी के साथ आली जगह पे जा बैठा। जिहान, इससे मत डांटना, मैं इसे ले आई हूँ। और फिर हया, तुम्हें मालूम है, तुम मुझे कब बहुत अच्छी लगती हो? वो जो बोले जा रही थी एकदम आंखें जरा सी हैरत से फैली। कब? जब तुम खामोश रहती हो। हया की वन में भींच गई और वो चेहरा पूरा मोड़कर खामोशी से टोकरी के पार देखने लगी। वो दोनों अब धीमी आवाज से अपनी जुबान में बात कर रहे थे। बलून अब परी पर झीला के ऊपर हवा में किसी कश्ती की तरह तैर रहा था।